ये स्कल के ऊपर फिक्स हो जाता है। ये सिग्नल को रिसीव करके इलेक्ट्रोड को भेज देता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में एक्सटर्नल रिसीवर होता है जो साउंड को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करते हैं। कुछ साल पहले जो बच्चे सुन नहीं पाते थे उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। हीयरिंग एड लगाना भी बच्चों में मुश्किल होता था और उनका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता था, खासकर प्रोफाउंड हीयरिंग लॉस में। सुन नहीं पाएंगे तो बच्चे बोल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे किड्स इंटेलिजेंट होते हुए भी नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हीयरिंग लॉस के लिए बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट एक वरदान की तरह है, एक मिरेकल जैसा है। अगर हमारा बच्चा सुन नहीं रहा, आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या एज अप्रोप्रिएट बोल नहीं रहा, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि उनकी हीयरिंग ठीक है या नहीं। स्पीच डिले में सबसे पहले हमें हीयरिंग चेक करना ज़रूरी होता है। अगर छोटे बच्चे में हीयरिंग लॉस हो तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमारे ब्रेन में 3 सेंटर्स होते हैं, सुनने का, समझने का और बोलने का। ऑडिटरी एरिया, ब्रोकाज स्पीच एरिया एंड वर्निकेज एरिया। अगर सुनाई नहीं देगा तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि साउंड या लैंग्वेज क्या होता है। सुन नहीं पाएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे और वो समझ भी नहीं पाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन डेवलप नहीं होगी। सुनने का ब्रेन एरिया बाद में भी एक्टिवेट हो सकता है, बट समझने और बोलने का एरिया सिर्फ 8 to 9 ईयर्स तक ही डेवलप हो पाता है। तो मान लीजिए अगर हम 10 से 12 साल के बाद हीयरिंग ठीक भी कर देंगे तो बच्चे को आवाज़ तो सुनेगी, लेकिन उनको लैंग्वेज का मीनिंग समझ नहीं आएगा, ना ही प्रॉपर स्पीच वापस आएगी। तो इसलिए हीयरिंग टेस्ट जल्दी से जल्दी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हीयरिंग लॉस कंफर्म हो जाए तो एज सून एज पॉसिबल हीयरिंग ठीक करनी चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की हीयरिंग कंफर्म कैसे करें। तो बर्थ के टाइम पे आजकल हम एक ओटो एकूस्टिक एमिशंस नाम का टेस्ट करते हैं। मेरे अनुसार ये हीयरिंग कंफर्म करने के लिए अच्छा टेस्ट नहीं है। मैंने 3 साल OAEs एंड हीयरिंग टेस्ट पर थीसिस किया है। तो अगर ये टेस्ट पास भी है तो भी इससे नॉर्मल हीयरिंग कंफर्म नहीं होती। इन केस ऑफ एनी डाउट सबसे अच्छा टेस्ट हीयरिंग कंफर्मेशन के लिए है बैरा, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। कई बार हीयरिंग लॉस कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है या किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे होता है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कभी तो लगेगा सुन रहा है, कभी लगेगा नहीं, और कई बार एक कान से सुन रहा होता है दूसरे से नहीं। तो ऐसे केसेस में भी बैरा इज़ मैंडेटरी। अगर हीयरिंग लॉस कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो बच्चों में हीयरिंग लॉस के लिए हीयरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे और लिमिटेशंस हैं। डिपेंड करता है कि हीयरिंग लॉस कितना है। हीयरिंग एड वहाँ काम करेगा जहाँ पहले से ही रेजिडुअल हीयरिंग है। ऐसे केसेस में हीयरिंग एड का ट्रायल एंड स्पीच थेरेपी कुछ महीने तक दी जा सकती है। लेकिन अगर सीवियर टू प्रोफाउंड हीयरिंग लॉस कंफर्म हो चुका है या हीयरिंग एड ट्रायल से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा तो कॉकलियर इम्प्लांट जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहिए। कॉकलियर इम्प्लांट है क्या। कॉकलिया हमारे इनर ईयर में एक सेंस ऑर्गन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है, जिसे ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक ले जाती है। कॉकलियर इम्प्लांट में हम एक इलेक्ट्रोड या वायर कॉकलिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को डायरेक्टली नर्व को देती है। इससे इनर ईयर की बीमारी बाईपास हो जाती है और सुनाई आना शुरू हो जाता है। इम्प्लांट में इक्विपमेंट क्या यूज़ होता है। कॉकलियर इम्प्लांट में 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में एक्सटर्नल रिसीवर होता है जो साउंड को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये कान के बाहर लगा होगा, इसमें एक बैटरी होती है और ये कान के पीछे दिखाई भी देगा। दूसरा एक्सटर्नल कंपोनेंट है एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर। ये भी कान के बाहर स्किन पे दिखाई देगा और ये एक मैग्नेट से स्किन पर चिपक जाता है जिसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के 2 इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्जरी से हम स्किन के नीचे या बोन के ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये हम रिमूव नहीं कर सकते। पहला इंटरनल कंपोनेंट है इंटरनल रिसीवर। ये स्कल के ऊपर फिक्स हो जाता है। ये सिग्नल को रिसीव करके इलेक्ट्रोड को भेज देता है। इलेक्ट्रोड एक फ्लेक्सिबल वायर होती है जो कॉकलिया के अंदर डाल दिया जाता है। इलेक्ट्रोड नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है।
तो इस इलेक्ट्रोड में डिफरेंट चैनल्स होते हैं और हर चैनल एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को कैरी करता है। तो जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे उतनी ही साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। अब कॉक्लियर इम्प्लांट के कैंडिडेट्स क्या हैं, किन में हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं? पहला, सीवियर टू प्रोफाउंड हीयरिंग लॉस हो, जो बैरा की रिपोर्ट में पता चल जाएगा। दूसरा, हीयरिंग एड ट्रायल में कोई फ़ायदा ना हुआ हो। तीसरा, कान में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन के साथ जनरली कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं किया जाता। चौथा, गुड फैमिली सपोर्ट एंड कमिटमेंट, क्योंकि इम्प्लांट के बाद एवीटी या थेरेपी कराई जाती है जिसके लिए फैमिली का सपोर्ट और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता। पांचवा, बच्चे का आईक्यू अच्छा होना चाहिए। ये इम्प्लांट हम 10 महीने की एज के बाद कर सकते हैं, आजकल इससे भी छोटी एज में इम्प्लांट करते हैं। कुछ टेस्ट होंगे सर्जरी से पहले, ये टेस्ट हमेशा करवाए जाते हैं, ये मैंडेटरी हैं। पहला, पीटीए इम्पीडेंस टेस्ट। ज़्यादा छोटे बच्चों में पीटीए टेस्ट नहीं हो पाता, सिर्फ इम्पीडेंस टेस्ट ही कर सकते हैं। दूसरा, ओटोकूस्टिक इमिशन टेस्ट। तीसरा, बैरा और एएसएसआर। चौथा, सीटी स्कैन ऑफ द टेम्पोरल बोन, कान का सीटी स्कैन। पांचवा, एमआरआई ऑफ द ब्रेन एंड इनर ईयर। छठा, आईक्यू असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट, ये पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर से हम करवाते हैं यूजुअली। सातवां, प्रॉपर वैक्सीनेशन अगेंस्ट हीमोफिलस, न्यूमोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, मेनिंगोकॉकस और बाकी की जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सो ऑपरेशन में हम एक दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं, एक रात हॉस्पिटल में रखते हैं। ऑपरेशन में कान के पीछे चीरा दिया जाता है और इलेक्ट्रोड को कॉक्लिया के अंदर डाल देते हैं। ये ऑपरेशन तकरीबन 2-2.5 घंटे का होता है। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद का प्रोसेस क्या रहता है? ऑपरेशन के बाद हम एक दिन हॉस्पिटल में ही रखते हैं और नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। कुछ दिन तक कान के ऊपर एक बैंडेज पट्टी रहती है और रूटीन एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ऑपरेशन के 1 महीने के बाद जब पूरी तरह से वूंड हीलिंग हो जाए, ज़ख्म भर जाएं, तब हम इम्प्लांट को स्विच ऑन करते हैं और इसके साथ प्रोग्रामिंग भी करते हैं, मैपिंग भी करते हैं, जिसे हमारे ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। एवीटी या ऑडियो वर्बल थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिसमें पेरेंट्स, ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जितनी छोटी एज में इम्प्लांट होगा उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा और जल्दी आएगा। अगर हम बड़े बच्चे में इम्प्लांट करते हैं, जैसे 10 से 12 साल, तो उनमें साउंड तो आएगा बट लैंग्वेज या समझ प्रॉपर नहीं आएगी, तो बड़ी एज में उतना ऑप्टिमम रिज़ल्ट नहीं आता। ऐसे केसेस में सिर्फ आवाज़ आएगी, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा, घर की बेल या वार्निंग साउंड सुनाई देंगे, जो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, बट प्रॉपर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाता। ये इम्प्लांट हम बड़े बुजुर्ग लोगों में, जैसे 60-70 साल की उम्र में, जिनकी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो जाए, उनमें भी कर सकते हैं, बट कॉस्ट की वजह से इंडिया में ये इतना पॉपुलर या कॉमन नहीं है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है और मोस्टली बच्चे नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाते हैं और नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं और वो किसी भी चीज़ में लैग नहीं करते। कॉक्लियर इम्प्लांट की मेंटेनेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये बहुत ही अच्छी मशीन्स होती हैं, पर टाइम टाइम पर आपको प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी, जो ऑडियोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे, और वो रेगुलरली लाइफ लॉन्ग होता रहेगा। इसका टोटल कॉस्ट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी हों।